नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं और मैं हूं आशुतोष। 35 जून को विपक्षी एकजुटता की बैठक होती है। अब उसके बाद से ऐसा कयास लगाया जाता है कि शिमला में बैठक होनी है, लेकिन शिमला में बैठक ना होकर फिर बेंगलोर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं कि अभी हमने कुछ बैठक का जो डेट है वो स्पष्ट नहीं किया, लेकिन जनता दल यूनाइटेड जो है वो कहता है 13-14 तारीख को बैठक होनी है। अब ऐसे में बिहार में भी लोग हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार अप्रासंगिक नेता है, बिहार में अब उनकी पूछ नहीं है। इसी को लेकर अब हम आज जदयू कार्यालय में आए हैं, क्योंकि अब इन्हीं के सरकार में जो डिप्टी सीएम हैं उन पे भ्रष्टाचार का आरोप है और उनको लेकर चार्जशीट भी दायर हो गया है और उन्हें अब रेवेन्यू कोर्ट जो है दिल्ली में, वहाँ पे उनको पेश भी होना पड़ेगा। इस पर खास बातचीत करने के लिए जदयू की प्रवक्ता डॉक्टर भारती जी हैं हमारे साथ। क्या कुछ कहिएगा मैम? देखा जाए प्रासंगिकता का तो की अगर बात है तो सबसे बड़ी बात कि अगर आज भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री दोनों जिनका सबसे ज़्यादा नाम ले रहे हैं वो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो प्रासंगिकता शब्द का अगर वास्तव में कोई परिभाषा देने की बात हो तो ये सिद्ध होता है इससे कि कितने प्रासंगिक हैं वर्तमान राष्ट्रीय राजनीति में आदरणीय नीतीश कुमार जी। जहाँ तक सम्राट चौधरी जी का ये कहना कि मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों से मिल रहे हैं, सांसदों से मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी जी चूँकि बहुत जल्दी पार्टी बदलते हैं, तो जदयू में जब वो थे तो शायद वो भूल गए हैं कि नियमित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब भी वो अपने राज्य के कार्यों से फ्री होते हैं तो संगठन के साथियों से और तमाम साथियों से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विधायक और सांसद, एक सामान्य पंचायत सदस्य भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखवाता है। और हम लोग भी महीने 2 महीने पे, 15-20 दिन पे, 2 महीने 3 महीने पे अगर कोई निर्देश लेना होता है तो हम लोग लिखवाते हैं, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी को फुर्सत होता है और तो वो बुलवाते हैं और फिर हम लोगों को निर्देश देते हैं, क्षेत्र का हालचाल लेते हैं कि सच एंड सच जो काम हुआ है, फलाना जो नीति बना है उसका क्या ग्राउंड पे असर है। अब इतने डर जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से ये लोग कि विपक्षी एकता के बाद मणिपुर हिंसा में भारत जल रहा है मणिपुर, और अमित शाह जी मणिपुर को जलता हुआ छोड़ के भाग के आते हैं लखीसराय। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि विपक्षी एकता का क्या मिजाज दिख रहा है संपूर्ण भारत में। और जहाँ तक तेजस्वी यादव जी पे चार्जशीट में उनका नाम डाले जाने की बात है, तो है कि अब 2017 में हम लोग अलग हुए थे राजद से कुछ कारणों से, 2022 में फिर हम लोग साथ आए। जब हम बीजेपी के साथ थे तब तक एक पेपर, एक पत्ता नहीं खड़का तेजस्वी जी के खिलाफ, मगर जब जदयू और राजद फिर साथ आती है 2022 के जून जुलाई में, तो अचानक जो सीबीआई, ईडी और तमाम जो इनके केंद्र सरकार के हैं अस्त्र, तथाकथित अस्त्र, वो एक्टिव होते हैं। और जो बच्चा तब 8 साल का था उसका नाम उस चार्जशीट में डाला जाता है। खैर वो जांच का विषय है, और मगर जनता के सामने तमाम चीज़ें हैं, वो देख रही है कि अभी 8 दिन पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एनसीपी के नेताओं पे 70,000 करोड़ के घोटाले का एक्यूज्ड है एनसीपी, मगर 48 घंटे पहले उसी एनसीपी के वो नेता जिसमें अजीत पवार भी थे, छगन भुजबल भी थे और 2-3 नाम, जब वो 70,000 करोड़ के घोटाले वाले लोग बीजेपी में जाते हैं तब बीजेपी को कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि बीजेपी ने तो ऐसा डिटर्जेंट बनाया हुआ है कि उसमें जाते ही तमाम भ्रष्टाचारी, तमाम एक्यूज्ड, तमाम सभी के पाप धुल जाते हैं। जनता सब कुछ देख रही है और बहुत सम्यक उत्तर इनको 24 और 25 में जनता देने जा रही है। मैम, आपको तो ये पता है मुख्यमंत्री जी जो हैं बिहार के, वो 0 टॉलरेंस रहा है उनका भ्रष्टाचार को लेकर, आप ये मानती हैं कि नहीं? रहा है, आज भी है।
तो जब वो सरकार में थे एनडीए के, तब वो तो लालू यादव पे हमेशा हमलावर होते हुए नजर आते थे। उन्होंने भी चारा घोटाला और हर एक चीज़ से रिलेटेड जो उनका घोटाला है उन्होंने वर्णन किया है। अब बाकायदा आपने लड़ाई देखा हो किस प्रकार से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है सदन में, विधानसभा में। उस समय तब तो आप लोग भी कटाक्ष करते थे, आप भी कहते थे कि लालू यादव भ्रष्टाचारी है, और आज आप कह रही हैं तेजस्वी यादव को भी आप लोग कहते थे। उस समय वो 8 साल के बच्चे नहीं थे, उस समय लालू यादव, फिर आज सही हो गए हैं। देखा जाए, हाँ, जहाँ तक आपने सवाल उठाया जीरो टॉलरेंस का, हम और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस पे आज भी कायम है। जांच का विषय है, सीआईडी, सीबीआई, ईडी तमाम जो है वो जांच कर रही है। तो और नहीं है ना इस पे सीबीआई इन लोगों पे। अब देखा जाए, जो न्यायिक प्रणाली है भारत की, आपको तो उस पर भरोसा करना होगा, और यही हमारे यहाँ का सिस्टम है। आपने जो कहा कि जब आप साथ थे और जब आप अलग हैं, आपने एक अच्छा सवाल उठाया। तो एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि 2022 की फरवरी में केंद्र सरकार के बीजेपी के एक तथाकथित बड़े नेता आते हैं और इसी पाटलिपुत्र की भूमि पे वो कहते हैं कि हमें एक लड़ाई लड़नी है जिसमें तमाम क्षेत्रीय दलों को भारत की भूमि से मिटा देना है। और ये वो बयान है जिस बयान से ये सिद्ध होता है कि संविधान की आत्मा पर ये साक्षात प्रहार है। और जब संविधान ही नहीं बचेगा, जब भारत का संघीय ढांचा ही नहीं बचेगा, तो उस लड़ाई के सामने, लड़ाई ये ख़त्म नहीं, आज भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कोई हम समझौता नहीं करने जा रहे हैं। मगर आप देखेंगे कि जब बीजेपी में, मैंने अभी आपके चैनल पे तुरंत कहा कि जब आपकी पार्टी में चले गए तो 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारी नहीं रहे बीजेपी में जाके, अब बीजेपी में नहीं थे तब भ्रष्टाचारी थे। तो ये वैसे सवाल हैं जहां जब देश बचेगा, संविधान बचेगा, तब हमारी आपकी लड़ाई रहेगी। वो प्रश्न तो भाजपा कार्यालय में और भाजपा के लोगों से हम पूछते ही हैं, लेकिन जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है उसका उत्तर दीजिए आप। कौन सा प्रश्न? यही प्रश्न करप्शन से रिलेटेड। अब कल गए, देखिए अगर सीबीआई उनको लेकर जाती है, अगर रिमांड पे लेती है, तो उनका उप मुख्यमंत्री पद का भी दायित्व का वो चला देखा जाए कल तो क्या होगा, फिर नीतीश कुमार आएंगे। देखा जाए हाँ। कल क्या होगा, ये कल की बात है। हाँ। मगर इस तरह की तमाम कवायद जो लगातार बीजेपी का, आप देखेंगे कि विपक्षी एकता की मीटिंग होने के बाद देखेंगे आपकी, ठीक विपक्षी एकता की मीटिंग होने के कुछ घंटे पहले बिहार में कई जगहों पे छापेमारी शुरू हो जाती है। एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि अगर तुम बीजेपी के खिलाफ जाओगे तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। तो एक मजबूत लोकतंत्र के लिए ये बहुत गलत है, और ये कहीं ना कहीं कंप्लीट ये तानाशाही जैसा बर्ताव केंद्र की बीजेपी सरकार कर रही है। आप अपने बातों में कोट अनकोट करके एक वर्ड बोला कि जब जेपी नड्डा आए थे बिहार में, तो पटना में जब वो बोले कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देंगे, उनके अस्तित्व को, तो क्या यही कारण था जो आपको भ्रष्टाचार के गोद में बैठना पड़ा? नहीं, भ्रष्टाचार के गोद में बैठने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ। इसमें ये कहना, अब जिस दिन वो एक्यूज्ड होंगे, हाँ, ठीक है, उस दिन छोड़ दीजिएगा, उस दिन देखा जाएगा। हाँ। अब तमाम चीजें आज ही कैसे ये तय कर दूं मैं? हाँ। ये आज ही तय कैसे कर दिया जाए? तो क्या आपका कहना है कि आज मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में छात्रों की हत्या हो रही है, युवाओं की हत्या हो रही है, और भारत का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जलता हुआ मणिपुर छोड़ के कर्नाटक में वोट मांग रहे हैं? क्या ऐसा राष्ट्र चाहिए हमें? तो ये तमाम वैसे सवाल हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये अक्सर वंशवाद की बात करते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगी कि जय शाह कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है? तो ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ रविशंकर जी के पुत्र कहाँ हैं? रविशंकर जी के पुत्र बीजेपी में बहुत बड़े लाखों वर्कर नीचे रह गए और ओवरनाइट वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो ढकने बीजेपी में कि आप उनके साथ हो जाइए तो सब बात ठीक है, आप उनसे अलग हुए तो भाई बहुत गड़बड़ है। तमाम राजनीतिक पार्टियों में है, सिर्फ बीजेपी में ही नहीं। नहीं, ऐसा आपने आप गिना दे मुझे कि कब किसने किसको इस ढंग, आज आप
सुना जाए, आप लोकतंत्र के चौथे खंभे को आप लीड कर रहे हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि बीबीसी ने सिर्फ एक बयान चलाया, एक डॉक्यूमेंट्री चलाई, बीबीसी के दफ्तर पे छापा मार के और बीबीसी के दफ्तर को बंद कर दिया गया। तो अब आप अंदाज कीजिए कि आज अगर बीजेपी के खिलाफ अगर कोई डिबेट करवाने की कोशिश करता है तो वो डिबेट सब कहाँ से फ़ोन आता है नहीं आता है गॉड नोज़, वो कैंसिल कर दिए जाते हैं। तो ये तमाम ज़्यादा बड़े सवाल हैं। भ्रष्टाचार का सवाल खत्म नहीं होता है, मगर ये ज़्यादा बड़े सवाल हैं कि राष्ट्र के सामने लगातार आप देखेंगे कि हर बात को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जाती है। हमेशा आप देखेंगे कि कोई बात होगी तो वो घूम के चली जाएगी हिंदू मुस्लिम पे। बेरोजगारी का मुद्दा कहाँ गया? और ये वो पार्टी है जो पुलवामा के अपने शहीद, आज हम और आप यहाँ चैन से बैठे हैं तो वो अपने सैनिक भाइयों की बदौलत, और जो पुलवामा के शहीदों को भी राजनीति, उनकी मौत पे राजनीति कर बैठा। और ये मैं नहीं बोल रही, ये सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं, जो उनकी पार्टी से राज्यपाल थे, वो हमारी पार्टी से नहीं थे, वो कांग्रेस से नहीं थे। तो ये तमाम वैसी चीज़ें हैं कि इनको बर्दाश्त करना भारतीय लोकतंत्र के लिए अहितकर है। मैम, आपके दो प्रश्नों का मैं उत्तर देता हूं एक पत्रकार होकर, क्योंकि सत्यपाल मलिक का आपने जिक्र किया, पहले समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में है। उसी तरीके से जैसे आरसीपी सिंह पहले जदयू में थे और आज वो बीजेपी में है। जब वो जदयू में थे तब जदयू सही था, आज वो बीजेपी में गए तो जदयू खराब हो गया। उसी तरीके से सत्यपाल मलिक जब तक बीजेपी में थे तब तक ठीक था, आज वो अगर राज्यपाल के पद से हट गए तो वो बीजेपी भी खराब हो गया। ये तमाम राजनीतिक पार्टियों का एक ही सुर होता है। और दूसरा ये कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर उनके डीएनए पे सवाल उठाए थे और उसमें पूरा बिहार गुस्सा हुआ था इस चीज़ को लेके। लेकिन उसके बाद फिर आप उनके साथ सरकार में जाती हैं, तो तमाम पार्टियां तो एक ही तरीके की है ना। देखा जाए, आपका जो सवाल है, हाँ। राजनीति की गति स्थिर नहीं होती है। कहीं मैंने या किसी ने, ये स्टैंप से राजनीति नहीं चलती है कि रजिस्टर्ड स्टैंप पे मैंने लिखा। जब आपकी नीति बदले, आप एक बात बताएंगे एक पत्रकार की हैसियत से कि पहली बार स्वतंत्र भारत में शिक्षा बजट में 12% की कटौती होती है। कितने चैनलों ने इस पे डिबेट कराया? चूँकि ये पिछड़े, अति पिछड़े और दलितों के बच्चे जाते हैं उन विद्यालयों में। अब जो 12 और 18% की कटौती स्वास्थ्य और शिक्षा में हुई, तो क्या इसका असर निर्माण पे नहीं, विद्यालय भवन के निर्माण पे नहीं पड़ेगा? शिक्षकों के वेतनों में नहीं परेशानी आएगी? चूँकि अकेले ये राज्य का तो विषय नहीं है। तो ये ऐसी, और ये वही बीजेपी है जो अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी हुआ करती थी, जिसका कहना था कि सबके बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षा जो है वो सबका मौलिक अधिकार है जो हमारे संविधान में, वो वहाँ से शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी। और आज उसी बीजेपी के नेता जो हैं, उसी बीजेपी से प्रधानमंत्री हैं और वो शिक्षा बजट में कटौती करते हैं। विश्व के तमाम राष्ट्रों में लगातार शिक्षा बजट में बढ़ोतरी हो रही है और दुर्भाग्य है भारत का कि लगातार शिक्षा बजट में कटौती हो रही है। तो ये तमाम वो सवाल हैं कि वो राष्ट्र को पुनः नाकारा राष्ट्र बनाने की तरफ वो अग्रसर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप जितने भी सवाल उठा लें, हम एक जदयू के सिपाही होने के नाते माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार उनका विरोध कर रहे हैं और लगातार इसका विरोध करेंगे, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पे हर भारतीय का हक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार का हिस्सा कटा है, ये संपूर्ण और किसके बच्चे जाते हैं, ये एक अकाट्य सत्य है, मगर किसके बच्चे जाते हैं सरकारी विद्यालयों में। और ऐसी परिस्थिति में जगजीवन बाबू के नाम पे चल रही जो छात्रवृत्ति योजनाएं थी, उनको आपने बंद कर दिया। 8वीं तक के बच्चों की छात्रवृत्ति बंद कर दिया आपने। ऐसा करके और आप कह रहे हैं कि एक हम शानदार राष्ट्र की स्थापना कर रहे हैं, जहां तमाम दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। आप किस राष्ट्र का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं? तो ये तमाम वैसे सवाल हैं जिसके लिए तमाम समाजवादियों को एक मंच पर आना पड़ा है। आपने सुना डॉक्टर भारती जी को,
अब आपको एक बात स्पष्ट बता दूं, 2015 में पहली बार नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल होते हैं, उसके 2017 में छोड़ देते हैं। उससे पहले सुशील मोदी 25 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और लालू परिवार पर हमलावर होते हुए नजर आते हैं। अब उसके बाद से फिर वही कयास लगाया जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। आपकी क्या राय, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।